नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश 24 में देश। आज बात एक ऐसे फरमान की जिसने नई सियासी बहस छेड़ दी है। अशोकनगर, मध्य प्रदेश के अशोकनगर की ग्राम पंचायत है धौरा। यहां मुस्लिम और ईसाई धर्म के बाहरी व्यापारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके लिए बकायदा गांव के चौराहे पर होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। दलील दी जा रही है कि बाहर से आकर लोग गांव में भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर लव जिहाद और धर्मांतरण करवाते हैं, इसलिए आधार कार्ड देखने के बाद ही अब एंट्री की जाएगी। जाहिर है इस फरमान के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक गांव में इस तरह का फरमान जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। और सवाल दूसरे महत्वपूर्ण ये भी कि शासन प्रशासन के स्तर पर भी क्या इसे एक चुनौती के रूप में माना जाए कि ग्राम पंचायत दूसरे महत्वपूर्ण ये भी कि शासन प्रशासन के स्तर पर भी क्या इसे एक चुनौती के रूप में माना जाए कि ग्राम पंचायतें इस तरह का फैसला अपने स्तर पर लेने को मजबूर हो रही है। और क्या इस तरह के प्रतिबंधों से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लग पाएगी? ये तमाम सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बार रिएक्शंस आपको सुनाते हैं कि क्या रिएक्शंस इस पूरे मसले पर निकल के सामने आई। धौरा गांव में ईसाई मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है और एंट्री तभी मिलेगी जब बकायदा आधार कार्ड दिखाया जाएगा और इसके लिए वहां पर बकायदा बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। पहले रिएक्शन सुनिए। हमारे गांव के श्री सरपंच साहब के माध्यम से हम उन्हें बिना आधार कार्ड के नहीं घुसने देंगे गांव में। आजकल आप देख रहे होंगे पूरे देश में लव जिहाद चरम सीमा पर है और ईसाई मिशनरी जो भी हैं, ईसाई मिशनरी गांव में आते हैं, भोले वाले सीधे साधे गांव के लोगों को प्रलोभन देकर वो धर्मांतरण कराती हैं। मेरी जानकारी विषय नहीं है, इस विषय की पूरी जानकारी लेंगे और अभी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की निर्णय कुछ होने चाहिए, क्योंकि आप व्यापक स्तर पर किसी के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान या आदेश कैसे जारी कर सकते हो, ये विधि सम्मत भी नहीं है। तो इस मामले में एक बार जानकारी लेंगे फिर चर्चा करेंगे। कुछ लोग धार्मिक भावनाएं फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और वो किनके कहने पर कर रहे हैं वो भी संविदित है। उसमें विशुद्ध बजरंग दल का कोई वो नहीं है, ना वहाँ पे हमारी इकाई ने इसमें कोई भूमिका रखी है। वो वहाँ के ग्रामीणों का जो वर्तमान माहौल देखते हुए नूर की घटना हो रही है और भी इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है देश के अंदर, उसको देखते हुए उन्हें स्वतः संज्ञान में लेते हुए स्वतः पंचायत और जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है कि हम इस प्रकार के व्यापारियों को नहीं आने देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अजीब तरह का फरमान जारी किया, ये हिटलर शाही चल रही है पूरे देश में। हम लोग संघ भाजपा या आरएसएस की इस नीति को किसी भी कामयाब पूरे भारत में नहीं होने देंगे। तो ये पूरा मसला आपने समझा इस पूरे जरिए की कि जिस तरह से ये इलाका है अशोकनगर का, और अशोकनगर के इस इलाके में बकायदा पंचायत की तरफ से ये फरमान आया और उस फरमान के बाद में अब इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। दो मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि वर्मा हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे कि अगर पंचायतों के स्तर पर ही इस तरह के फरमान हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह शासन के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर भी चुनौतियां हैं। आखिर इस तरह की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपका ओपनिंग स्टेटमेंट चाहेंगे इस पर। राकेश जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार इस तरह के किसी भी कदम का समर्थन नहीं करती। सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया। कलेक्टर ने उस जो अशोकनगर के धौरा गांव की जो घटना है उस पर तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और उन बोर्डों को हटाने का निर्देश दिया है तुरंत स्थानीय प्रशासन को। मुझे लगता है कि प्रदेश में या देश में इस तरह की जो बातें निकल के आ रही हैं इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हितेश जी, ये जो नोहा में घटना हुई है या और जगहों पे जो लगातार ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन कर रही है, तो स्थानीय स्तर के ग्रामीणों में उसका की नाराजगी थी और गुस्सा था और उस पर ये उन्हें प्रतिक्रिया करी। प्रशासन ने तुरंत उस पर सख्त कदम उठाया, वो बोर्ड भी हटवाए और वहाँ की जांच की भी घोषणा करी है कि इस तरह की बात और आगे ना बढ़े। मुझे लगता है, पर आप ये देखिए कि देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज स्थितियां परिस्थितियां जिस तरह से बिगड़ती जा रही हैं कि कोई भी हिंदू समाज का कोई भी जुलूस निकलता है उस पर पथराव किया जाता है,
अब अगर नोहा की घटना में देख ले तो उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग शामिल है जो व्यापारी बन के वहां पे काम कर रहे थे, और वो पूरे के पूरे सामने निकल के वही लोग आए। तो मुझे लगता है कि ये स्थानीय स्तर की नाराजगी लोगों की है, पर प्रशासन उनको इस मामले में समझाइश दे रहा है। कलेक्टर ने इस मामले की जांच की घोषणा की है। लेकिन आपने इसमें प्रतिक्रियाएं भी सुनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो प्रतिक्रिया सामने आई कि धार्मिक दुर्भावना फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिशें भी राजनीतिक दल इस तरह की गतिविधियों के जरिए करते हैं। वो निशाना साध रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। राकेश जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा दुखद लगता है कि एक तरफ कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री उनकी कथा करवान है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उसका कथा का विरोध करते हैं। तो ये जो दो मुही राजनीति कांग्रेस करती, कांग्रेस ये बताए ना कि बस्तर के नारायणपुर में जो लगातार ईसाई मशीनरियों को पोषण देकर भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण करा रही है, उसके बारे में कोई कमेंट्स करेगी? और आज से पहले ऐसी कई घटनाएं आई हैं, पर इसमें ईसाई और मुस्लिम समाज जुड़े हुए, तुरंत कांग्रेस पार्टी मैदान में कूद गई। सरकार ने संज्ञान लिया ना, तुरंत संज्ञान लिया, और भारतीय जनता पार्टी में इनकी इसकी निंदा की है। बजरंग दल भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है कि हमारा इसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, ना हमारी कोई इकाई है। कांग्रेस को प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार ये तो सोचना चाहिए कि किस विषय पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बस आपको चिल्लाना, आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना मौका मिलना चाहिए। रवि वर्मा जी, लगता नहीं कि इस तरह की आपका ओपनिंग स्टेटमेंट अशोकनगर के धोरा गांव में जो कुछ हुआ, जो वहां पर फरमान पंचायत के जरिए दिया गया, ये सोच कर दिया गया कि इससे लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी, गांव में इस तरह की गतिविधियां ना हो, ये कहते हुए ईसाई और मुस्लिमों के प्रतिबंध कर दिया गया है व्यापारियों को गांव में घुसने के लिए। आपका क्या कहना है इस पर? हितेश जी, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी उजागर हो रही है। आपने देखा सीधी में किस तरीके से भाजपा विधायक के प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है, भाजपा विधायक के ही बेटे के द्वारा गोली मारी जा रही है। यहाँ भी जिस तरीके के छुपे हुए शब्दों में भारतीय जनता पार्टी का इस घटना में शामिल होने का प्रमाण आ रहा है कहीं ना कहीं, कि ये पेस्टर बोनर के द्वारा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आखिर किस तरीके का वातावरण बनाना चाह रहे हैं, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर मध्य प्रदेश के एक स्वच्छ वातावरण को भारतीय जनता पार्टी क्यों दूषित करना चाह रही है। राकेश जी ने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं बड़ी हैं या माहौल बिगड़ रहा है, तो आखिर देश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक आखिर जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है मध्य प्रदेश में, इस तरह की अगर घटनाएं बड़ी हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। आखिर एक उचित कानून व्यवस्था, एक अच्छी कानून व्यवस्था शिवराज जी की सरकार क्यों नहीं दे पा रही? क्यों मध्य प्रदेश के लोगों को यह भरोसा नहीं दिला पा रही है कि यहाँ कानून का राज है? लगातार कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। प्रदेश के जो गृह मंत्री है लगातार वे दुनिया भर के मुद्दों पर ज्ञान बगाड़ते हैं, खुद के कानून की उनसे व्यवस्थाएं संभालती रही है, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आखिर मध्य प्रदेश की जो जनता है इसे आखिर कहां ले जाकर छोड़ेंगे? इन्हें यह तय करना होगा, और अगर व्यवस्था नहीं संभलती है तो इस्तीफा दे, और इनकी सरकार में अगर कोई सक्षम व्यक्ति हो तो उसके भरोसे ये कानून। ठीक है राकेश जी, यहाँ पर एक सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और एक सवाल जनता की तरफ से भी देख रही है कि अगर किसी गांव की पंचायत को इस तरह का फरमान लिखना पड़ रहा है, दीवारों पर लगाना पड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह का फरमान लिखने का, देने का किसी को कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर एक ग्राम पंचायत में इस तरह का फरमान दिया जा रहा है तो प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाइयां होनी चाहिए लव जिहाद के खिलाफ या धर्मांतरण के खिलाफ, जिसको लेकर बीजेपी बड़ी मुखर रहती है, वो हो नहीं रही है जमीन पर। किस तरह से चीजें हो रही हैं, इसलिए पंचायतों को खुद फरमान निकालना पड़ रहा है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं क्या राकेश जी? देखिए हितेश जी, लव जिहाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान ने एक सख्त कानून बनाया है, और उसमें कम से कम 25 मामले अभी दर्ज हुए हैं। पर दुखद स्थिति यह है कि जब भी हमने ऐसे मामलों को दर्ज करते हैं तुरंत कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का विरोध करते हैं कि मुस्लिम वर्ग को टारगेट कर कर इस तरह का कानून बनाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। हितेश जी, मेरे विद्वान साथी ने जोर जोर से चिल्ला के कहा, मैंने अभी बस्तर की घटना का जिक्र किया कि वहां गरीब आदिवासियों को जबरदस्ती उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, और अगर जब वो प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। अगर वो शिकायत करने जाते हैं कि हमारे धर्म
को बदला जा रहा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमको जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है, वो अपना आवेदन देने के लिए जाते हैं तो उनको पुलिस लाठीचार्ज करके पीटती है। तो ये पोषण जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दे रही है ईसाई मिशनरी को, इस पर एक प्रश्न बनता है। मेरा दूसरा एक और कहना है कि कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुरली मोरबॉल कांग्रेस के विधायक का बेटा रहता है, वो कांग्रेस की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। उमंग सिंगार जो कांग्रेस के विधायक है, वो उनकी पत्नी उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराती है। अशोकनगर गुना के कांग्रेस के अध्यक्ष एक महिला का शोषण इसलिए करते हैं कि तुम्हारे बेटी की मैं नौकरी लगवा दूंगा। मैंने 3 घटनाओं का जिक्र किया जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं शामिल है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी किसी भी घटना का ना भारतीय जनता पार्टी और ना मध्य प्रदेश सरकार समर्थन करती है। तुरंत इस पे कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, तुरंत इस पे कार्रवाई की है, तुरंत वहां से होर्डिंग हटवाए गए, तुरंत नहीं, वही तो मेरा सवाल था। कहना चाहता हूं, सवाल मेरा वही आप था एक तरफ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लव जिहाद के खिलाफ या धर्मांतरण के मामलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्थिति में है, और उसके बावजूद अगर पंचायतों को इस तरह के फरमान गाँव में लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर नहीं हो रहा है, इसलिए पंचायतों को इस तरह के फरमान निकालने पड़ रहे हैं? क्या इसको इस तरह से ले सकते हैं? मेरा सीधा सवाल ये था राकेश जी। नहीं हितेश जी, निश्चित रूप से आपकी बात जो है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि जीरो टॉलरेंस माने जीरो टॉलरेंस। कोई भी विषय इस तरह का सामने आता है तुरंत उसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है और उस अपराधी के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इतनी सख्त कार्रवाई पूरे देश में कहीं नहीं हो रही जितनी मध्य प्रदेश में इन विषयों पे हो रही है। फिर भी उसके बाद भी अगर ये धोरा पंचायत में जो मामला सामने आया है, तुरंत इसकी जांच के लिए बोला गया और वहां पे स्थानीय प्रशासन पहुंचा है और वहां ग्रामीणों से चर्चा कर रहा है कि उनने ये कदम क्यों उठाया है। मुझे लगता है कि नोहा की घटना के बाद जो एक दहशत का माहौल है, जो लोगों में एक ऐसा माहौल बना है, उसको दूर करने के लिए प्रशासन कदम उठा रहा है और तुरंत सख्त कदम इस पे उठाए जाएंगे। जी रवि वर्मा जी, क्या कहेंगे? जो कुछ बातें राकेश जी ने कही है कि मामला सामने आया और उसके बाद तुरंत प्रशासन वहां पर एक्टिव हुआ, इस फरमान के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, वो पोस्टर वहां से हटाए गए और कार्रवाई भी की जा रही है, बताइए। जी हितेश जी दरअसल क्या है, इस पूरी आज की चर्चा में जिस तरीके से हताशा और निराशा मेरे साथी प्रवक्ता के चेहरे पर देखी जा रही है, वो इस बात को बराबर प्रमाणित करता है कि चर्चा हम धोरा की घटना पर कर रहे हैं, चर्चा हम मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं, लेकिन कानून का राज है या कानून की मजबूत व्यवस्था है, उसका भरोसा ना दिलाते हुए लगातार मेरे साथी जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान और पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। इनके पास मध्य प्रदेश की जनता को कानून का राज है या कानून की सही व्यवस्था है का भरोसा दिलाने की कोई गारंटी बची ही नहीं है। गारंटी तो सिर्फ इस बात की है कि मध्य प्रदेश में कैसे हुड़दंग कराया जाए, कैसे अपराध को और एक नया तरीके से जन्म दिया जाए और फिर पल्ला झाड़ लेने की जो नीति है वो लगातार चैनल पे जो है उसका एक साफ स्पष्ट उदाहरण दिख रहा है। इन्हें उदाहरण इस तरह के ही देने हैं तो भैया जनता के इस तरह के जंजालों में मत डालो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को लो। और जनता वैसे भी जान चुकी है कि आप 4 महीने के मेहमान हैं, इस तरह की अति जो करनी है आप करिए, लेकिन जनता के दरबार में आपको जाना है, आपको जनता से रूबरू होना है। आप प्लीज इस तरह की राजनीति मत करिए, क्योंकि जनता सब देख रही है कि जनता आज चाहती है कि उसे एक उचित कानून व्यवस्था मिले। आज जिस तरीके से गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में जिस तरीके से उनके मंडल अध्यक्ष द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है, विदिशा में जिस तरीके के मैं नाम लेकर नहीं चाहूंगा, लेकिन किस तरीके से 2 बहनों को मजबूर किया गया कि आत्महत्या और उसका परिवार न्याय के लिए भटकता रह गया, तो कानून का राज है ही नहीं मध्य प्रदेश में। इस पर यह चर्चा नहीं करना चाहेंगे, ये केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए कई राजस्थान छत्तीसगढ़ कहां चले जाते हैं। ठीक है राकेश जी, इन सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या धर्मांतरण और लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रमुख मुद्दा है? चूंकि चुनाव भी सर पर हैं, इस सवाल से इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव में भी जाना है, तो लव जिहाद और धर्मांतरण भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए हितेश जी, देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, कभी नगर निगम के चुनाव होंगे, कभी पंचायत के चुनाव होंगे, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, पर देश की संपूर्णता और देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जो नागरिक है उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है वो शांति के टापू में बरकरार रहे। मेरे विद्वान साथी चिल्ला के बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार होना क्या गुनाह की गारंटी है क्या?
जिस तरह से राजस्थान में मंत्री खड़े होकर विधानसभा में कहता है कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होते हैं, इनको शर्म आती है थोड़ी बहुत कि इनकी सरकार इसलिए बनाई जाती है कि मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोले कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए वहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। मणिपुर की घटना मत बोलिए, मणिपुर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता है, बात कर रहे थे देश के कमजोर प्रधानमंत्री के मुंह से आज किसी को तो अमित शाह को जाना जाता है। आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? मणिपुर इस देश से अलग है? मणिपुर पे चर्चा कब करेंगे? सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, वहां के मुख्यमंत्री। चलिए मैं आप दोनों बने रहिए, आप दोनों बने रहिए। इन सब के बीच में जिस अशोकनगर की ग्राम पंचायत का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसके सरपंच हैं चंद्रजीत राय, जो उनका नाम है जहां तक मैं जान रहा हूं, वो इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राय साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। चंद्रजीत जी, एक फरमान आपने आज गांव के लिए दिया है, आपने बकायदा उसके लिए बैनर पोस्टर भी लगाए हैं कि ईसाइयों और मुस्लिम व्यापारियों की एंट्री बैन कर दी है। क्या सोचकर आपने ये फरमान जारी किया? क्यों आपको लगता है कि फरमान जारी करने की जरूरत पड़ी? फरमान इसलिए जारी किया है क्योंकि मैं वर्तमान में वहां से सरपंच भी हूं, क्योंकि रोज पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। जो लोग कहीं बाहर से आते हैं, अपना थाने में भी वेरिफिकेशन नहीं करवाते, आके सीधे व्यापार करते हैं और ये पता भी नहीं रहता ये कहां से आए, कौन से देश से आए, कौन से प्रदेश से आए, और डायरेक्ट गांव में जाकर वो हमारी बहन बेटियों के बीच में जाते हैं, उनको कहीं चूड़ी बेचते हैं, कहीं लिपस्टिक बेचते हैं, कहीं कुर्सी बेचते हैं, कहीं तमाम प्रकार के जो व्यापार करते हैं। तो बाद में जब पता लगता है वो कहीं महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो गई, और ईसाई मिशनरी जो बहला फुसलाकर उनको टॉफी बांटते हैं, कहीं स्कूल की ड्रेस बांटते हैं, कहीं लीक और ऐसे तमाम प्रकार के प्रलोभन देके फिर धीरे धीरे वो धर्मांतरण कर लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने उन व्यापारियों के लिए रोक लगाई है। लेकिन चंद्रजीत जी, इन सब के बीच में सवाल यह है कि प्रशासन की एक व्यवस्था है, पुलिस है, तमाम चीजें हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, हर लेवल पे अधिकारी हैं, उनके पास जाकर अपनी बात को रखा जा सकता था। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का फरमान लगा देना गांव में कि कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है? चंद्रजीत जी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने उनसे ये आधार कार्ड और समग्र आईडी के वेरिफिकेशन के बगैर नहीं जाने देंगे। हमने ये रोका नहीं है उनको, हमने ये कहा पहले वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आप व्यापार करिए। लेकिन आप कहां से आए हो पता लग रहा है, कहीं बांग्लादेश से आते हैं, कोई कहीं पश्चिम बंगाल से आते हैं, कोई जम्मू कश्मीर से आते हैं। भैया वहां पर व्यापार करने के लिए वहां भी पर्याप्त आपके लिए स्थान है, आप इतने दूर से यहाँ क्यों आ रहे हो? कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत आते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों के लिए बैन करने के लिए बोला है जो असामाजिक तत्व लोग ऐसे आ जाते हैं और बाद में घटना होती है, दिन में रैकी करते हैं और रात को चोरी डकैती को अंजाम देते हैं। मेरे गांव में भी पहले चोरी भी हुई है और ऐसी घटना ना हो, पूरे देश में माहौल। चंद्रजीत जी, इस वक्त चूंकि इस वक्त हमने इसमें शासन प्रशासन संबंधित लोगों से भी बातचीत की, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और ये गलत था और वहां से ये बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं, संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, जांच भी हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कुछ हटाए, बैनर हट गए कि अभी भी लगे हुए हैं? बैनर प्रशासन ने हटा दिए हैं, लेकिन हमारा काम ये, हमारे गांव के सारे लोगों ने हमने निर्णय लिया ये हमारे गांव में ऐसी घटना ना हो, हमारी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार ना बने, हमारे लोग धर्मांतरण से बच जाएं, उसके प्रलोभन में ना आए। क्योंकि ये पूरे देश में आप देख रहे हो लव जिहाद कितनी चरम सीमा पर है। तो ये हमने जन जागरण का अभियान किया भैया ऐसे लोगों से बचने के लिए जो पूरे देश में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा रोहिणिया। चंद्रजीत जी, किस पार्टी से संबंधित हैं आप? किस पार्टी से जुड़ाव रखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। तो चंद्रजीत जी, आपकी ही पार्टी की तरफ से सरकार है प्रदेश में और उन्होंने बकायदा ये कह रखा है, जीरो टॉलरेंस की नीति बना रखी है, लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बना रखा है। तो विश्वास नहीं है आपको कानून पर? नहीं, कानून पर विश्वास है, लेकिन बाद में उन पर कार्रवाई तो बाद में होगी, लेकिन जन जागरण तो पहले कर रहे हैं। लोग हमारी बहन बेटी उस जाल में फंस ना पाए, इसलिए हम उन लोगों को वहां तक पहुंच ही ना पाए। अब बाद में, अब जैसे वो एक हमारी यहाँ की हिंदुस्तान की बेटी अंजू पाकिस्तान चली गई, ऐसी किसी के साथ में घटना ना हो। चंद्रजीत जी, हमारे साथ में आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त फोन लाइन पर हैं, या सीधे हमारे साथ में जुड़े हुए, माफ कीजिए, मैं चाहूंगा कि वो भी आपसे मुखातिब हो। राकेश जी, कुछ कहना चाहेंगे चंद्रजीत जी को? क्योंकि आप जो बात कह रहे थे आपकी ही पार्टी से संबंधित हैं, सरपंच हैं चंद्रजीत, बताइए राकेश जी।
देखिए हितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आईवीसी ने इस बात पे मोहर लगाई कि प्रशासन ने वहाँ से जो होर्डिंग हटा दी है। मैंने जिस बात को कहा था आपने इस पर मोहर लगाई, चंद्रजीत जी से आपने इस बात को कंफर्म किया। दूसरी बात, चंद्रजीत जी ने जो बात रखने का तरीका है वो हो सकता है कि गलत हो, पर चंद्रजीत जी ने जिस बात को कहा है कि हम सिर्फ आधार कार्ड और उनका वोटर आईडी चेक करते हैं और वेद जो उनके वो है प्रमाण पत्र वो देखकर उनको अनुमति है आने की, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए कि अगर गांव का अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि आप किस का आधार कार्ड बता दीजिए, आपका वेद पहचान पत्र बता दीजिए, बताने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह मेन विषय था जिसको बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है कि सब मुस्लिमों को और ईसाइयों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जबकि स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर भी स्पष्ट हो गई ये बात कि सिर्फ उनके आधार कार्ड और वेट आईडी इसलिए देखी जा रही है कि असामाजिक तत्व जो है वो वहां गांव में प्रवेश नहीं, आधार कार्ड सिर्फ मुस्लिमों और ईसाइयों का ही चेक किया जाएगा, सिर्फ दो विशेष धर्म विशेष का ही चेक किया जाएगा, सिर्फ इसको लेकर सारे लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है। बहुत सारी, अभी मेरे पास एक पुलिस वालों का फोन आया, एक बाहर से एक आदमी आया है, वो आपकी लोकेशन, आपकी पंचायत में लोकेशन आ रही है, वो यहीं रुक रहा है। तो अब हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता कौन रह रहा है, क्या कर रहा है। कोई मजदूरी के नाम से आ जाता है, कोई चूड़ी बेचने के नाम से आता है, उनके नंबर लेके चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं सरपंच हूँ, सरपंच होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बन रही है, हमारे घर में कौन आ रहा है, हमारी पंचायत हमारा घर है, हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम पूछते हैं भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना। ठीक है, हमारे साथ में रवि वर्मा जी भी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। रवि जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी हितेश जी, जिस तरीके से इस पूरी वातावरण को सुना गया है, दौरा के सरपंच चंद्रजीत यादव द्वारा जो बातचीत कही गई है वो पूर्णतः स्पष्ट करती है। मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि जिस तरीके से धौरा में मध्य प्रदेश में कानून का राज खत्म हुआ है, उनकी बात यह प्रमाणित करती है। ये सीधे सीधे भाजपा प्रवक्ता और इस देश के और प्रदेश के गृह मंत्री पर करारा तमाचा है कि आज मध्य प्रदेश में एक समुचित कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, कि उनके प्रतिनिधियों को इस तरह के बोर्ड लगाकर जो है जन जागरूकता करनी पड़ रही है। तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? केवल लाली लिपस्टिक लगाकर बड़े बड़े ज्ञान देना, बड़े बड़े इवेंट आयोजन करना और वहां से जनता को बरगलाना और जीरो और ग्राउंड पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था। ठीक है चंद्रजीत जी, ठीक है, इन सब के बीच एक फाइनल सवाल चंद्रजीत जी आपसे। कानून का राज कहां है? आपने इस वक्त दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जब कहा, कांग्रेस पार्टी के भी, आपने जो बैनर लगाए हैं वो बैनर हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसकी पहली ही लाइन में आपने विशेष तौर पर मुस्लिम और ईसाई ये जिक्र करते हुए कहा है कि उनका प्रतिबंधित है और बिना आधार कार्ड के, और बाकी जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे वाकई में लव जिहाद और धर्मांतरण जो चीजें हो रही हैं इस पर लगाम लग सकेगी? और सरकार की भी अपनी व्यवस्था है, भरोसा नहीं है आपको उस पर? सरकार पर पूरा भरोसा है। आप देख रहे होंगे कल्ली खंडवा में कांवड़ यात्रा पर पत्थर फेंके गए, आपने देखा होगा हरियाणा में क्या कौन समुदाय के लोग घटना कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर जगह घटना को अंजाम कौन दे रहा है, धर्मांतरण कौन करा रहा है, लव जिहाद के शिकार किन लोगों को किया जा रहा है और कौन सी समाज के लोग और कौन से लोग कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग, कुछ लोग ये चुनिंदा लोग हैं, ये लोग केवल हिंदू समाज पर कुटाराघात करते हैं और ये लोग टारगेट करते हैं, टारगेट करके गरीब लोगों को बहला फुसलाकर। ठीक है उनका। चंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धौरा गांव के सरपंच, उसी गांव के सरपंच जहां का ये फरमान था जो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जिस पर आपने चर्चा भी की, और साथ ही दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, रवि वर्मा जी और राकेश शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लव जिहाद को लेकर क्या लगाम लग पाएगी अगर पंचायत इस तरह के फरमान हर पंचायतों में अगर निकलने लगे तो किस तरह की स्थितियां होगी? अगर ये निकलने लगे तो फिर शासन प्रशासन की स्तर पर जो जिम्मेदारियां हैं उसे कौन निभाएगा और कैसे निभाएगा? सवाल कई हैं, जवाब तलाशने की कोशिश हमने की, अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। नमस्कार।